आज अपन अब स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने पिछला जो चैप्टर डिस्कस किया मॉर्फोलॉजी का, मॉर्फोलॉजी में हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की बात करी है, प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की। मतलब हमने रूट पढ़ा, रूट के टाइप्स पढ़े, रूट का स्ट्रक्चर, मॉडिफिकेशन, ये सब देखा। फिर स्टेम देखा, लीफ देखा, फ्लावर, फ्लावर के अरेंजमेंट, इन्फ्लोरेसेंस जिसे कहते हैं, है ना। फिर लीफ के भी पैटर्न्स देखे, सारा कुछ हमने एक्सटर्नली ही बात करी थी। फ्रूट भी पढ़ा, ठीक है। और अब हम एनाटॉमी की बात करने जा रहे हैं। तो एनाटॉमी का मतलब पहले तो ये याद कर लो, एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की हम बात करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे, एनाटॉमी किसका, फ्लावरिंग प्लांट्स का। वो भी सिर्फ एक प्लांट ग्रुप है, फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब एंजियोस्पर्म्स का। किसका? एंजियोस्पर्म्स का। और इन्हीं का हमने मॉर्फोलॉजी भी पढ़ा था, इन्हीं का मॉर्फोलॉजी में भी डिस्कशन किया था, एंजियोस्पर्म्स का। और प्लांट ग्रुप्स को यहां नहीं डिस्कस करना है, ठीक है। तो एनाटॉमी वर्ड का मतलब क्लियर हो गया, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स बोले तो यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करेंगे। कुछ हिस्ट्री की बातें हैं। फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी जब पूछा जाए तो एन ग्रीव साहब को बोला जाता है ना। पूरा नाम इनका है निहेमिया ग्रीव, उनको बोला जाता है। एन ग्रीव याद कर लो, सफिशिएंट है। फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी जब पूछा जाए तो इनका पूरा नाम याद कर लो, के ए चौधरी। इनके पूरे नाम में कंप्लीट जब देखोगे तो थोड़ा सा ट्विस्ट है इनका। हमें ऐसे नाम देखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे तो लगेगा अच्छा नाम है, के ए चौधरी। जब पूरा नाम पढ़ेंगे तो क्या नाम हो गया इनका, कफलीद्दीन अहमद चौधरी, ठीक है। तो ये पूरा नाम आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और एक ये बुक है, ये एक बुक है, बड़ी फेमस बुक है एनाटॉमी की, ठीक है। क्या नाम है बुक का? एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स। क्या? एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स। अब जब सीड प्लांट्स की बात की जाए, देखो दो वर्ड आए यहां। जब फ्लावरिंग प्लांट्स की बात की जाए तो सिर्फ एंजियोस्पर्म के बारे में सोचना होगा। और जब हमने यहां पे वर्ड लिखा सीड प्लांट, तो इसका मतलब हो गया कि आपको जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स प्लस एंजियोस्पर्म दोनों के बारे में बात करनी है। इस बुक में एक्चुअली उन्होंने एनाटॉमी इन दोनों प्लांट ग्रुप्स के प्लांट का उन्होंने स्टडी किया हुआ है, डिटेल दिया हुआ है, इसलिए इसमें हम सीड प्लांट्स लिखेंगे। कहीं कंफ्यूजन में आपको ऐसा स्टेटमेंट मिल जाए, ऐसा ऑप्शन मिल जाए एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो वो गलत है। बुक का नाम क्या है? एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स, ठीक है। क्लियर रखना, इसको बात को याद रखना। और ये बुक जो लिखा है वो लिखा है कैथरीन ईसाऊ जी ने, के ईसाऊ। एनसीईआरटी में एनाटॉमी के चैप्टर के पहले जो एक पेज है, एक साइंटिस्ट है, लेडी साइंटिस्ट है, ये उन्हीं का नाम। इनकी हिस्ट्री के बारे में, इनके जीवन के बारे में कुछ बातें वहां पे लिखी हुई है, वो जरूर देख लेना, पढ़ लेना। बड़े एनाटॉमी में इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, बहुत लोगों ने, दुनिया ने इनके काम को सराहा। और बहुत एक तरह से कहेंगे कि एनाटॉमी के लिए, दुनिया में प्लांट की एनाटॉमी के लिए बहुत हार्ड वर्क भी करा, पूरा जीवन लगा दिया इन्होंने, ठीक है। और ये बुक पब्लिश हुई थी कब? 1960 में। और इसको हम एक और नाम से भी बोलते हैं, वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी। मतलब आपको ये सारा कुछ वेब पे भी मिल जाएगा, इनसाइक्लोपीडिक फॉर्म में है, मींस कलरफुल और 3D इमेजेस हैं। नॉर्मल इमेजेस नहीं, 2D वाले 3D इमेजेस इनके बुक में देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो कुछ हिस्ट्री की बात हो गई। अब एनाटॉमी का डिस्कशन करना है तो आपको एक्चुअली यहाँ पे पहले ये वर्ड समझना पड़ेगा, टिश्यू। सेल तो आपने पढ़ लिया था, सेल हमारा एक चैप्टर ही था, है ना। सेल, सेल डिवीजन हमने पढ़ लिया था। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें तो देखो हमने यही पढ़ा था, सेल्स सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म सेलुलर फॉर्म में हो सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था टिश्यू। फिर क्या हो सकता है, क्या बन जाता है, टिश्यू मिलकर क्या बना देते हैं, टिश्यू सिस्टम बना देते हैं। टिश्यू सिस्टम से क्या मिलकर बन जाता है, ऑर्गन्स बन जाते हैं। ऑर्गन मिलकर क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। एंड ऑर्गन सिस्टम से कई ऑर्गन सिस्टम मिलकर भी एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं।
ठीक है, इसके आगे भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। ऑर्गेनिजम्स के बाद आ जाता है पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, बहुत आगे हम जाएंगे। लेकिन आपको 11th में इतना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पता होना चाहिए। और आप कहाँ तक पढ़ लेते हो मैं आपको बता दूं, तो आपको 11th में यहाँ तक पढ़ना होता है। सेल पढ़ लिया, सेल याद हो गया सबको, कंप्लीटली पढ़ लिया। टिश्यू इस चैप्टर में पढ़ोगे, टिश्यू सिस्टम भी इसी चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक, ऑर्गन्स आपने पढ़ा हुआ है, ऑर्गन्स पढ़ा हुआ है, लीफ, स्टेम, रूट, फ्रूट, ये सारे प्लांट के ऑर्गन हो गए। एनिमल बॉडी में आपने ऑर्गन सिस्टम पढ़ा था, तो ऑर्गन तो पढ़ ही लिया, ऑर्गन सिस्टम भी पढ़ लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये आपने ऑर्गन सिस्टम तक की बात कर ली। एंड ऑर्गेनिज्म एंड सो ऑन, इसके आगे का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इस लिविंग वर्ल्ड का, वो अपन 12th में पढ़ते हैं। तो ये पूरा आपको 11th का सिलेबस यहां से शुरू होता है और यहीं आके खत्म हो जाता है। सेल के पीछे भी हमने पढ़ा था क्या, मॉलिक्यूलर बेसिस भी पढ़ा हुआ है, बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल से ही मिलकर ये सेल्स बने हुए हैं। तो आपने इधर से शुरू किया था और वहां तक बात हुई। ठीक है, तो आगे इस बात को हमें एक्चुअली अब डिस्कस करना है टिश्यू को। फिर इसी चैप्टर में टिश्यू सिस्टम भी हम पढ़ेंगे। ऑर्गन्स आपने देख ही लिया, ऑर्गन सिस्टम देख ही लिया। ठीक है, टिश्यू क्या होता है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन, दो वर्ड याद रखना है, ओरिजिन एंड फंक्शन। ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। जैसे हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो जीवन की शुरुआत किससे होती है, एक सेल से, जिसका नाम क्या है, जाइगोट। क्या है, जाइगोट। ये जाइगोट डिवाइड एंड रीडिवाइड करके कई सेल्स ऐसा पहले इनिशियली आइडेंटिकल सेल्स बना देते हैं। कैसे सेल्स बना देते हैं, आइडेंटिकल सेल्स बना देते हैं। ये इसको हम बोलेंगे ग्रुप ऑफ सेल्स। ये क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स। इनिशियली जब ये आइडेंटिकल हैं तो इनको हम टिश्यू वर्ड नहीं दे सकते हैं, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ ग्रुप ऑफ सेल्स हैं और इन ग्रुप ऑफ सेल्स में पहली दफा डिफरेंशिएशन होता है। पहली बार डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि ये जो अभी मैंने वर्ड यूज किया, आइडेंटिकल सेल्स, एक जैसी बिल्कुल 100% कॉपी सेल्स हैं सारी सेल्स। इनमें अब कुछ कुछ सेल्स एक दूसरे से उनका स्ट्रक्चर, शेप, साइज, कॉम्पोजिशन थोड़ा वेरी करेगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। दैट इज अ डिफरेंशिएशन। है तो बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, लेकिन अभी आपको बस डिफरेंशिएशन वर्ड का मीनिंग याद रखना है। डिफरेंशिएशन के बाद ये जो एम्ब्रियो की सेल्स हैं ये 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाती है, 3 लेयर्स में ये बट जाती है। जैसे ये मैंने एक कलर से बना दिया, एक सिंगल सेल का लेयर बना रहा हूं, ये मल्टी सेलुलर लेयर के भी होते हैं, कई सेल्स के होते हैं। अपन को बस एक डिफरेंशिएशन देखना है। डिफरेंशिएशन का मतलब ये दूसरी सेल्स का एक लेयर बन गया है और ये हमने मान लिया कि एक ऐसे तीसरी सेल का लेयर बन गया। अब ये तीनों जो लेयर्स की सेल्स हैं, ये बाहर वाली सेल इस वाली सेल से थोड़ा डिफरेंट होएगी, ये वाली अंदर वाली सेल थोड़ा और डिफरेंट होएगी। ठीक है, तो ये पहली बार डिफरेंशिएट होने के बाद ये एम्ब्रियोनल सेल्स, इसको हम वर्ड दे देते हैं एम्ब्रियोनल सेल्स, 3 लेयर्स में डिवाइड होती हैं। इन लेयर्स का नाम क्या रखा जाता है वो देखो, इनको बोला जाता है, सबसे बाहर वाली लेयर को एक्टोडर्म, बीच वाली लेयर को मेसोडर्म और सबसे अंदर वाली लेयर को एंडोडर्म बोला जाता है। और इन्हीं लेयर से, इन्हीं तीनों लेयर से, सिर्फ इन्हीं तीनों लेयर से कंप्लीट बॉडी जो प्लांट की है या फिर एनिमल की है, जितने भी ऑर्गन्स बनने हैं इन्हीं तीनों लेयर से ही बनते हैं। जितने भी टाइप के उस ऑर्गेनिज्म में टिश्यूज होते हैं वो इन्हीं तीनों लेयर के सेल से डिराइव होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। जैसे कुछ टाइप के टिश्यूज एक्टोडर्म से, कुछ टाइप के मेसोडर्म से, कुछ एंडोडर्म से। तो जो ये एक सेल्स हैं, इस सेल से मान लो कि कुछ एक अलग टिश्यू बना,
मतलब ये सेल डिवाइड करेगी और क्या बनाएगी, मास ऑफ सेल बनाएगी, ग्रुप ऑफ सेल्स बनाएगी, दैट इज अ टिश्यू। तो इसकी ओरिजिन में जो ये टिश्यू, मतलब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, वो एक ही लेयर की सेल डिवाइड करके बनाई हुई। ऐसा नहीं कि इस टिश्यू में मान लो कि 100 सेल है, 50 इस सेल से डिवाइड होके बनाए, 50 इस वाली लेयर की सेल से डिवाइड होके बनाए, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा है तो वो एक टिश्यू नहीं कहा जाएगा। ओरिजिन हमेशा कैसी होगी, कॉमन होएगी। इनकी ग्रुप ऑफ सेल्स की ओरिजिन कैसी होएगी, कॉमन होएगी। ओरिजिन इन्हीं एम्ब्रियोनल लेयर से होती है, इन्हीं से ओरिजिन की बात की जाती है। इनको बोला जाता है एम्ब्रियोनल लेयर्स। इनको क्या बोलोगे, एम्ब्रियोनल लेयर्स या जर्म लेयर, या इनको हम क्या बोलते हैं, जर्म लेयर। इनके लिए एक और वर्ड यूज करेंगे, जर्म लेयर्स। इन्हीं जर्म लेयर से हमारे पूरे टिश्यूज ओरिजिनेट होते हैं। कुछ टिश्यूज एक्टोडर्म से, कुछ मेसोडर्म से, कुछ एंडोडर्म से। तो ओरिजिन हमेशा सेम होएगी। एंड सेकेंड जो क्राइटेरिया है डिसाइड करने का, यूजुअली परफॉर्म कॉमन फंक्शन। इनका फंक्शन यूजुअली, नॉर्मली इन जो ग्रुप ऑफ सेल्स का फंक्शन जो होगा वो एक होगा नॉर्मली, बट एक्सेप्शनल केसेस भी देखने को मिलेंगे, वो हम आगे बात करेंगे। ये टर्म टिश्यू वर्ड सबसे पहले किसने यूज करा, तो नाम याद रखना, एनग्रू का। ठीक है, टिश्यू को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा जाता है, प्लांट टिश्यूज को। एनिमल टिश्यूज की बात नहीं है यहाँ पे, सिर्फ किसकी बात है, प्लांट टिश्यूज को। इन्होंने कार्ल नागेली जी ने दो कैटेगरी में सबसे पहली बार क्लासिफाई करा था। ये प्लांट टिश्यूज के दो ग्रुप्स का नाम है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। इन दोनों वर्ड का मतलब समझो। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होंगे दे आर द अनडिफरेंशिएटेड, मतलब उनमें कोई आप डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते, सारे सेल्स एक जैसे होंगे। ठीक है, लेकिन परमानेंट टिश्यू पूरी तरह से डिफरेंशिएटेड होता है, मींस वो एक स्पेसिफिक शेप साइज अटेन कर चुका होता है, उसके बाद उसमें कोई और चेंज नहीं होगा। ये दोनों में सबसे बेसिक डिफरेंस है। दूसरा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स के पास डिवीजन की पावर होती है, इनके सेल्स के पास डिवीजन की पावर नहीं होती है। तीसरा पॉइंट जो आपको कंपेयर करके रखना है, जब वो अनडिफरेंशिएटेड सेल से मिलकर बना है, दैट मींस वो इमेच्योर सेल्स है। मैच्योर होने के बाद फिर शेप साइज नहीं चेंज हो सकता है ना, जबकि परमानेंट जो सेल टिश्यूज के सेल्स हैं दे मेड अप ऑफ, दे कंपोज्ड ऑफ मैच्योर सेल्स। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। अब हमें सबसे पहले इस चैप्टर में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिस्कस करना है, फिर वो कहाँ पे प्लांट बॉडी में मिलता है वो हम देखेंगे, फिर परमानेंट टिश्यू पे आएंगे। उसके पहले एक वर्ड समझना है, मेरिस्टेम। मेरिस्टेम एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड वर्ड है, ग्रीक वर्ड है मेरिस्टोस। मेरिस्टोस का मतलब होता है डिवाइडेड या डिविजिबल, जो डिवाइड कर सकता है, जो जिसमें डिवीजन हो रहा होता है, दैट इज द मेरिस्टोस। दैट मींस दैट इज द मेरिस्टेम। प्लांट का वो बॉडी पार्ट या वो रीजन या वो स्ट्रक्चर जहां पे डिवीजन चल रहा हो, डिवीजन बोले तो सेल डिवीजन, सेल डिवीजन चल रहा हो, तो उसको हम बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक या मेरिस्टेम रीजन। क्या बोलेंगे, मेरिस्टेम वर्ड से हम उसको बोलेंगे। देखो, प्लांट के लिए एक वर्ड लिखा है, ग्रोथ है ये वर्ड। ग्रोथ इन प्लांट्स इज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड। प्लांट में ग्रोथ मेजरली अगर देखें तो कुछ ही रीजन्स में होता है, हर जगह नहीं होता है। प्लांट के सूट अपेक्स की बात हुई थी, रूट अपेक्स की बात हुई थी, फ्रूट में हुई थी, लीफ के मार्जिन वाले रीजन से ग्रोथ होता है प्लांट में, और कहीं से ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, रेडियली भी कई कई प्लांट ग्रो करते हैं, डायमीटर में ग्रो करते हैं, तो वहां पे भी कुछ मेरिस्टेम्स होते हैं। प्लांट वहीं से ग्रो करेगा जिधर मेरिस्टेम्स होंगे, पूरा प्लांट बॉडी उनका नहीं ग्रोथ करता। एनिमल्स में ऐसा नहीं होता, एनिमल बॉडी हर रीजन से ग्रो करती है, लेकिन प्लांट बॉडी रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ शो करता है, मतलब कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जिससे प्लांट बॉडी ग्रो होएगी, ग्रोथ करेगी, है ना। इस रीजन्स में क्या होगा, एक्टिव सेल डिवीजन। एक्टिव, मेरिस्टेम का मतलब यही था, जो सेल डिविजिबल हो,
है ना। यहाँ पे एक्टिव सेल डिवीजन होता है, या फिर मेरिस्टेम इज अ लोकलाइज्ड रीजन इन विच एक्चुअल सेल डिवीजन अकर। इसमें सेल डिवीजन चलता रहता है प्लांट बॉडीज में। अब इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के या मेरिस्टेम जो है, मेरिस्टेम के सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करनी है कि इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात कर रहे हैं तो इनके जो सेल्स हैं उनके फीचर्स कैसे होंगे, उनके कैरेक्टर्स कैसे होंगे, एक एक की बात करते हैं। ये बात हमने समझ रखा है। अनडिफरेंशिएटेड सेल से बना होगा, अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू होता है, सारे सेल्स एक जैसे ही होते हैं। दूसरी बात, इनमें सेल साइकिल कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है। सेल साइकिल का मतलब सेल डिवाइड करता रहता है, G1S G2M G1S G2M चलता ही रहता है, ठीक है। सेल साइकिल कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है। दस मेरिस्टेम टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ इमेच्योर सेल। जब लगातार वो डिवाइड कर रहा है तो सेल मैच्योर नहीं हो पाता, है ना। डिवाइस, एक सेल 2 में डिवाइड हुआ, फिर से ये 2 में डिवाइड होने लगा, तो ये मैच्योर नहीं होगा, ये डिवाइड ही करता है। फिर से ये 2 में डिवाइड होने लगेगा, फिर से ये डिवीजन में ही चलता रहेगा, मैच्योर नहीं हो पाता, डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता है। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। तीसरा कैरेक्टर है, मेरिस्टेमेटिक सेल हैव ओनली प्राइमरी सेल वॉल। देखो ये हमने जब सेल चैप्टर पढ़ा था तब भी बात करी थी कि जब सेल, प्लांट सेल डिवीजन के कंडीशन में हो, डिवीजन चल रहा होता है, तो सिर्फ एक ही सेल वॉल होती है, प्राइमरी सेल वॉल। सेकेंडरी टर्शियरी सेल वॉल्स नहीं होती है उनमें, तो प्राइमरी सेल वॉल होएगी। एंड दीज सेल्स, जो आसपास की इनकी सेल्स हैं, दे आर कनेक्टेड विद न्यूमरस प्लाज्मोडिस्मेटल कनेक्शंस। इनके बीच प्लाज्मोडिस्मेटल कनेक्शंस बहुत होते हैं। प्लाज्मोडिस्मेटल कनेक्शंस क्या थे? एडजेसेंट सेल के बीच साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, जो मटेरियल एक्सचेंज में हेल्प करता है, सेल में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होता है, प्राइमरी ही होगा, या आप ये बोल लो कि ओनली प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट, या ये बोल लो, बात वही है। सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेल वॉल्स आर एब्सेंट। सेल्स आर स्मॉल, जनरली आइसोडायमेट्रिक। ये एक वर्ड अच्छा है। आइसोडायमेट्रिक का मतलब होता है सेम डायमीटर। सेल्स, इनके जितने भी सेल्स होते हैं, इनका डायमीटर लगभग सेम होता है। डायमीटर क्या? रेडियस टू रेडियस, सेंटर से जो हम जब क्रॉस कराते हैं, है ना। तो ये रेडियस टू रेडियस बोलेंगे, वो क्या बोलते हैं इसको, पेरीफेरी टू पेरीफेरी हम जब कनेक्ट कर दें तो जो सेंटर से जाते हुए, तो ये जो पूरा डिस्टेंस है दैट इज अ डायमीटर, ठीक है। तो ये डायमीटर इनका सेम होगा सारे सेल्स का, जितना डायमीटर इसका उतना ही इसका, उतना ही इसका, उतना ही इसका, है ना। सबका डायमीटर लगभग सेम होता है। स्मॉल सेल्स होती है। जब स्मॉल सेल्स हैं तो एक और बात याद रखनी है, इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होंगे वो एब्सेंट होते हैं। एक पॉइंट आपको ये भी यहां पे देखने को मिलेगा। चलो आगे अभी मिलेगा। हाँ, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है। न्यूक्लियस बड़े प्रोमिनेंट होते हैं। जब डेंस साइटोप्लाज्म है, एक और बात, स्मॉल सेल है तो एक बहुत और बात है कि Ki की वैल्यू हाई होती है। Ki की वैल्यू कैसी होएगी? हाई होएगी। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की जब बात करते हैं तो जब छोटी सेल्स हो, जितनी ज्यादा छोटी सेल उतना ज्यादा Ki का वैल्यू हाई होगा, जितना बड़ा सेल उतना Ki का वैल्यू कम होगा। लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, ये हमने बात पहले ही कर ली, है ना। जब प्रोमिनेंट न्यूक्लियस से लार्ज साइज का है तभी Ki का वैल्यू हाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नॉर्मली वैक्यूल्स इनमें नहीं होते हैं, अगर हैं तो उनकी साइज बहुत छोटी होती है। प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंशिएट, हमने जब बात डिफरेंसेस की बात करी थी तो हमने यही देखा था कि प्लांट सेल में वैक्यूल में नंबर में कम होते हैं लेकिन साइज बड़ा होता है, लेकिन एनिमल सेल्स में वैक्यूल का साइज छोटा होता है लेकिन नंबर्स में ज्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, साइज इनका पहली बात तो एब्सेंट होते हैं, अगर हैं तो साइज बहुत छोटा है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव होते हैं। जब जो सेल्स कॉन्टिन्यूअसली डिवीजन के फेज में हैं तो ऑब्वियसली उनमें रॉ मटेरियल्स ऐड करने पड़ेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो वो हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, मतलब उनमें केमिकल चेंजेस बहुत तेजी से चल रहे होते हैं। हजारों तरह की रिएक्शंस
लगातार चल रही होती है, और जब हजारों तरह की रिएक्शंस चल रही हैं तो ऑब्वियसली कि कोई मटेरियल स्टोर नहीं होगा, इनमें रिजर्व फूड मटेरियल नहीं होगा। जब आप हमेशा भागते रहोगे तो जो कुछ जाएगा वो यूज हो जाएगा, खाना, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और ग्रोथ फेज में देख लो, हमारे साथ भी छोटा बच्चा देख लो कितना वो तूफान मचाता है, बड़े होने के बाद थोड़ा शांत हो जाते हैं। शांत होने का मतलब कि उतनी ज्यादा एक्टिविटी, उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है। एक्टिव नहीं होंगे तो स्टोर होने लगता है, एक्टिव नहीं है तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में स्टोर होने लगेंगे, यही प्रॉब्लम होती है। प्लास्टिड्स नहीं होते हैं इन सेल्स में, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो टिश्यूज के सेल्स हैं, दे हैव नो प्लास्टिड्स। प्लास्टिड बोले तो जैसे आपने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, इनमें प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। अगर हैं भी तो उनका प्रोप्लास्टिड स्टेज होगा। प्रोप्लास्टिड का स्टेज का मतलब बिल्कुल इमेच्योर फॉर्म ऑफ प्लास्टिड होता है, वो हम प्लास्टिड इसी से ओरिजिनेट होता है, अभी प्लास्टिड नहीं होता है। दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस, हमने ये पहले डिस्कस कर लिया, स्मॉल सेल साइज है तो इस इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, ठीक है। एंड ये वर्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एर्गेस्टिक वर्ड का मतलब होता है नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। क्या? नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स हैं इनके पास नॉन लिविंग मटेरियल, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव है। तो ये सारे फीचर्स आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बहुत अच्छे से एक दो बार ढंग से पढ़ लेने हैं, इन पे क्वेश्चंस बहुत मिलेगा, ये ध्यान रखना है। और अब इसके बाद जो आपको पढ़ना है दैट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कितने टाइप के क्लासिफिकेशंस हैं, और क्लासिफिकेशंस भी हम जो देखेंगे वो कई बेसिस पर देखेंगे, फिर उनके सब टाइप्स पढ़ेंगे और ये हम आगे डिस्कस करेंगे।